नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का आर्टिकल 13 बिल्कुल आसान भाषा में और एक ऐसी ट्रिक के साथ जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीज या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 13 आर्टिकल। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में संसद या राज्य विधानमंडल कोई ऐसा कानून बना दे जो आपके मौलिक अधिकारों को छीन ले तो क्या होगा? क्या वह कानून मान्य रहेगा? इसका जवाब हमें भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद से मिलता है और वह है अनुच्छेद 13। आज के इस वीडियो में हम अनुच्छेद 13 को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। साथ ही इससे जुड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक मामलों को भी जानेंगे जो यूपीएससी, पीसीज, एसएससी, जुडिशरी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अनुच्छेद 13 है क्या। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून संविधान के भाग -3 में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करे। यही कारण है कि अनुच्छेद 13 को भारतीय संविधान में जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरावलोकन का आधार माना जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि न्यायालय किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जांच कर सकता है और यदि वह संविधान के विरुद्ध हो तो उसे अमान्य घोषित कर सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 13 के विभिन्न उपबंधों की। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 13(1). इसमें कहा गया है कि संविधान लागू होने से पहले भारत में जो भी कानून मौजूद थे, यदि वे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हैं, तो वे उस सीमा तक शून्य हो जाएंगे जहां तक वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे कानून पूरी तरह समाप्त नहीं होते, बल्कि केवल निष्क्रिय हो जाते हैं। यहीं से उत्पन्न होता है एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अर्थात ग्रहण का सिद्धांत। इसे समझने के लिए प्रसिद्ध मामला है भिकाजी नारायण बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1955। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान से पहले का कोई कानून यदि मौलिक अधिकारों के विपरीत है तो वह मरता नहीं है, बल्कि उस पर ग्रहण लग जाता है। यदि भविष्य में बाधा हट जाए तो वो फिर प्रभावी हो सकता है। अब बढ़ते हैं अनुच्छेद 13(2) की ओर। ये कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो। यदि राज्य ऐसा कानून बनाता है तो वह कानून प्रारंभ से ही शून्य माना जाएगा। यह प्रावधान नागरिकों को सरकार की मनमानी से बचाता है। इससे जुड़ा पहला महत्वपूर्ण मामला है स्टेट ऑफ मद्रास बनाम चंपकम दोरैराजन 1951। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से अधिक महत्वपूर्ण है। ये भारतीय संवैधानिक इतिहास का एक ऐतिहासिक निर्णय माना जाता है। अब आते हैं अनुच्छेद 13(3) पर। यह उपबंध कानून की परिभाषा देता है। बहुत से छात्र सोचते हैं कि केवल संसद द्वारा बनाया गया अधिनियम ही कानून होता है, लेकिन अनुच्छेद 13(3) के अनुसार कानून में अधिनियम, अध्यादेश, नियम, विनियम, उपविधियां, आदेश, अधिसूचनाएं और यहां तक कि ऐसी प्रथाएं और परंपराएं भी शामिल हैं जिन्हें कानून का बल प्राप्त है। इसका मतलब है कि यदि कोई नियम या अधिसूचना भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 13(4) की। यह उपबंध मूल संविधान में नहीं था। इसे 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि संविधान संशोधन को अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कानून नहीं माना जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? इसे समझने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण मामलों को जानना होगा। सबसे पहले आता है शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कानून नहीं है।
इसलिए संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इसके बाद आया सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। यहां भी न्यायालय ने वही बात दोहराई और संसद की संशोधन शक्ति को मान्यता दी। लेकिन 1967 में एक बड़ा बदलाव आया। ये मामला था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान संशोधन भी कानून है और संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। इस निर्णय से संसद की शक्ति सीमित हो गई। इसके जवाब में सरकार ने 24वां संविधान संशोधन पारित किया और अनुच्छेद 13(4) जोड़ा। अब आते हैं भारतीय संवैधानिक इतिहास के सबसे प्रसिद्ध मामले पर। यह है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस मामले में 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ बैठी थी, जो अब तक की सबसे बड़ी पीठ थी। न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकती। यहीं से भारत में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की शुरुआत हुई। लोकतंत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, संघीय व्यवस्था और कानून का शासन जैसी बातें मूल संरचना का हिस्सा मानी गई। इसके बाद 1980 में आया मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद की संशोधन शक्ति असीमित नहीं है और सीमित संशोधन शक्ति भी संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। अब अनुच्छेद 13 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स यानी ग्रहण का सिद्धांत। दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी यानी पृथक्करण का सिद्धांत। इसके अनुसार यदि किसी कानून का केवल एक भाग असंवैधानिक है तो पूरा कानून समाप्त नहीं होगा, केवल असंवैधानिक भाग को हटाया जाएगा। इस सिद्धांत का प्रमुख मामला है RMD, चमारबाग वाला बनाम भारत संघ 1957। तीसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर यानी परित्याग का सिद्धांत। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। इसका प्रमुख मामला है बशेश्वर नाथ बनाम आयकर आयुक्त 1959। दोस्तों, यदि UPSC या किसी अन्य परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो अनुच्छेद 13 से कुछ बातें हमेशा याद रखिए। पहली, अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। दूसरी, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई भी कानून शून्य हो सकता है। तीसरी, ग्रहण का सिद्धांत भिकाजी नारायण मामले से संबंधित है। चौथी, मूल संरचना सिद्धांत केशवानंद भारती मामले से संबंधित है। और पांचवी, 24वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया था। तो दोस्तों, आज हमने अनुच्छेद 13 को विस्तार से समझा। हमने इसके चारों उपबंधों, महत्वपूर्ण सिद्धांतों और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक मामलों के बारे में जाना। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आसान भाषा में संविधान की पूरी श्रृंखला देखने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।